बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी, जो स्टडी स्केयर की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे जुलाई इनटेक 25 की A to Z इंफॉर्मेशन। जुलाई इनटेक में किस तरह के प्रोफाइल होने चाहिए जिस पर हम वीज़ा की उम्मीद कर सकते हैं, कितने फ़ंड्स होने चाहिए, और जुलाई इनटेक में अप्लाई करने का राइट टाइम 24 पास आउट के लिए क्या है, और 25 पास आउट जिन्होंने करना है अभी, उनके लिए अभी कंडीशनल ऑफर लेटर का प्रोसीजर क्या है। चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सर। चीमा जी, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करें A to Z जुलाई इनटेक 25 को। जी सर, देखो जुलाई इनटेक तो अब हम कह सकते हैं कि स्टार्ट ही हो गया। एप्लीकेशंस भी होनी स्टार्ट होगी और ऑफ़र्स भी आनी स्टार्ट होगी। चाहे हम कंडीशनल बोलें, ऑफ़र्स जो बच्चों ने अभी 225 में अपनी +2 करनी है या ग्रेजुएशन करनी है, या फिर वो बच्चे जो पिछले साल के पास आउट हैं, तो दे ऑल आर एलिजिबल फॉर जुलाई 225 इनटेक। 224 पास आउट के लिए लास्ट चांस है जुलाई, और जो बच्चे अब पास आउट होने हैं उनके लिए तो चलो ये हमेशा ही एक बड़ा इनटेक होता है जुलाई इनटेक। अगर हम इनटेक की पूरे प्रोसेस की बात करें तो आपको पता ही है कि सबसे पहली चीज़ है कि प्रोफाइल असेसमेंट और ऑफर लेटर को अप्लाई करना। जो बच्चे 224 पास आउट हैं उनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी ही होंगे, तो वो तो सिर्फ अपनी प्रोफाइल, एकेडमिक्स और अपना IELTS पासपोर्ट लेके आएँ और अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करें। फॉर अनकंडीशनल ऑल्सो, अगर उनके पास फाइनेंशियल्स भी सारे रेडी हैं तो वी कैन ट्राई फॉर द अनकंडीशनल ऑफर ऑल्सो उनके लिए। और जो 225 में पास आउट होने हैं तो उनको अभी अपने रिज़ल्ट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट आएगा, मेरी फिर ही ऑफर लेटर आएगी। वो बच्चे भी अपना 10th +1 और +2 का प्रिडिक्टिव स्कोर लेके हमारे पास आएँ, साथ में पासपोर्ट की कॉपी, IELTS नहीं करा कोई प्रॉब्लम नहीं, किया तो बहुत अच्छी बात है। वो सारे बच्चे अपनी ऑफर लेटर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर जुलाई इनटेक। अब कंडीशनल ऑफ़र क्या होती है, कई बार बच्चे बोलते हैं, जब पेरेंट्स बोलते हैं कंडीशनल का क्या बेनिफिट है, तो मैं ये बोलूँगा, देखो एक तो बच्चे की सीट कंफर्म होगी कि ठीक है जी बच्चे के पास ऑफर लेटर आ गई, एक आपकी टेंशन खत्म होगी, और एक सेकंड चीज़ है कि आपको एक एग्जैक्ट पता लग जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप के लिए कितने फाइनेंशियल्स दिखाने, क्योंकि ऑफर लेटर पे सब लिख के आता है कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। कई बार तो देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप दे भी देते हैं प्रेडिक्टिव स्कोर पे, कुछ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं। तो अगर हम जो फंड्स हैं, जो भी हमारे पास फ़ीस लिख के आएगी, एनुअल फीस $30,000, 35 या $40,000, उसके बेस पे हम उसको एटलीस्ट एक आइडिया दे सकते हैं कि आपको कितने फाइनेंशियल्स दिखाने हैं। कल को स्कॉलरशिप जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो बच्चे को मिल ही जाएगी, बट अगर हम बच्चे को बोलें कि आपको 40 लाख दिखाने हैं, तो अगर बच्चा 40 की तैयारी करके रखेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो कुछ सरप्लस पैसा ही उनके अकाउंट में बचेगा जो आगे जाके उसको बेनिफिट देगा। तो कोई भी बच्चा है जो +2 अभी कर रहा है तो दे नीड मिनिमम टू मिनिमम 65%। अगर वो CBSE पास आउट हैं, अगर वो पंजाब बोर्ड या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो दे नीड 70% विद 6 ईच मिनिमम स्कोर। अगर बच्चा बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, फॉर नर्सिंग 7 ईच चाहिए स्कोर्स। अगर कोई मेडिकल का बच्चा नर्सिंग को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए उसको 7 ईच चाहिए। फाइनेंशियल इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। पहले हम सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने +2 की बता दी। सेम लाइक बैचलर्स का अगर बच्चा है तो 60% उसके अपने परसेंटेज उसकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है तो उनके पास एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ होने चाहिए। सैलरी अगर अकाउंट में आ रही है तो स्टेटमेंट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर्स होनी चाहिए। तो दे कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स कोर्स। बैचलर्स ऑस्ट्रेलिया में 3 साल की होती है और मास्टर्स 2 ईयर्स की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जुलाई 225 में अप्लाई करने की है बच्चे के एकेडमिक्स। पहले अगर वो कंडीशनल करना चाहता है, +10th +1 और +2 का प्रेडिक्टिव स्कोर और पासपोर्ट, IELTS की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर मास्टर्स डिग्री के लिए बच्चे की बैचलर्स, उसका एक्सपीरियंस लेटर्स और उसका पासपोर्ट विदाउट IELTS, ये दोनों ही बच्चे जुलाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है मनप्रीत चीमा जी ने। मनप्रीत चीमा जी, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा अब हर वीडियो में, बिल्कुल छोटा सा आंसर चाहिए। प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी या रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट क्यों जाए? सर देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक रैंकिंग है, वो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है। उनकी ऑस्ट्रेलिया में अलग रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग्स अलग हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं होती। तो आप देखिए ये फ़र्क हमेशा ही रहेगा। एक हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके आप आगे जॉब कर सकते हैं, जहाँ आगे दोबारा एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज में आप क्या करोगे, एक डिप्लोमा करोगे या एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लोगे,
तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका आगे जाके। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बैचलर्स देते हैं डिग्री, बैचलर्स मास्टर्स भी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वीज़ा ही नहीं देता। हाई कमीशन खुद नहीं खुश होता वीज़ा देके प्राइवेट कॉलेजेस का। सक्सेस रेट बहुत कम है, 100 बच्चा फाइल लगाएगा 10 बच्चों का वीज़ा आएगा, वहीं यूनिवर्सिटी में 100 लगाएगा एटलीस्ट 90 बच्चों का वीज़ा आएगा। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कैंपसेस बहुत बड़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं, कोर्स स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको नहीं मिलता। तो कोई भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करके अपना फ्यूचर ना ख़राब करे। बिल्कुल ठीक है सर। तो तुरंत सभी स्टूडेंट्स तय कर लें कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना और जेन्युइन तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटी या किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाना है। थैंक यू सो मच चीमा जी।